चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजोन परिवार में। जिस प्रकार हमने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया है आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग 100 प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। और आज इस प्रकार हमने इससे पहले 2 सेट का हमने डिस्कशन कर चुका है, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। जिन लोगों ने भी उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप लोग उस प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, उसको वहां से देख सकते हैं। और आज जो हम लोग का है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरा लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज फिर से 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अधिकांश प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी हमने इसमें समाहित किया है। जितने भी प्रश्न है हमारा प्रश्न, अधिकांश जो पीसीएस का जो प्रश्न हुआ है, अधिकांश हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने इस सेट में शामिल किया है। तो सभी लोग इस टेस्ट में भाग लीजिए। और इस टेस्ट को आप लोग वीडियो देखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिख जाएगा आपको टेस्ट का लिंक, जहाँ से आपको ऑनलाइन आपको वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस टेस्ट प्रैक्टिस सेट संख्या तीसरा। और इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग प्रश्न पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने कि बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्यों। जो बोगस कोई है, ये जो बोगस कोई है, पहली बात अगर हम बोगस कोई की बात करें, जो बोगस कोई है, ये बोगस कोई एक अभिलेख है। बोगस कोई एक अभिलेख है। और ये बोगस कोई जो अभिलेख है, इस अभिलेख की जो प्राप्ति हुई है, यानी जो अभिलेख जो मिला हुआ है, ये अभिलेख मिला हुआ है कहाँ से? एशिया माइनर से। एशिया माइनर, जिस एशिया माइनर को हम लोग वर्तमान में आधुनिक तुर्की कहा जाता है। कुछ कीड़ा है क्या यहाँ पे? अभिलेख है, ये अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इस एशिया माइनर को हम लोग, जिसको हम लोग आधुनिक तुर्की कहते हैं, एशिया माइनर को हम लोग आधुनिक तुर्की के नाम से भी जानते हैं। इस एशिया माइनर से इस अभिलेख की प्राप्ति हुआ है लगभग 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व इस अभिलेख की प्राप्ति हुआ है एशिया माइनर से। और ये अभिलेख इंपॉर्टेंट किस लिए है? ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत के जो वैदिक काल के दौरान जो कुछ देवी देवताएं थे, उन सारे देवी देवताओं को इसमें उल्लेख मिलता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो बोगस कोई अभिलेख है, इस अभिलेख में हमें वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। जो वैदिक देवी देवता थे, इनका हमें उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें उल्लेख मिलता है इंद्र का, इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य है। ठीक है, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवी देवताओं की चर्चा मिलता है हमें इस बोगस कोई अभिलेख में। और जो बोगस कोई अभिलेख है, ये अभिलेख से हमें जानकारी मिलता है इस प्रकार से कि जो बोगस कोई अभिलेख हमें ये बताता है कि भारत का जो वैदिक सभ्यता था, भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ है, ये जो आर्य थे वो कहीं न कहीं मध्य एशिया से आए थे। और ये आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, ये हमें कैसे प्रूव करते हैं? तो एक व्यक्ति है, या उसका नाम है मैक्स मूलर। और इस मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्य थे, वो आर्य कहाँ से आए हुए थे? मध्य एशिया से। और सब सटीक सिद्धांत यही है कि आर्य का आगमन कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है। और ये इस बात का प्रूफ भी हो जाता है कि जो भारत के जो वैदिक जो देवी देवता थे, उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है बोगस कोई अभिलेख से। और ये बोगस कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ध्यान रखना है, एशिया माइनर से। और एशिया माइनर क्या बोलते हैं? वर्तमान का तुर्की कहते हैं। और किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे? उस व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे टोटल 4 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। उसका नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, चलिए इसको लिखना लिख सकते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा इसका, बोगस कोई महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए। और इसमें थोड़ा सा एक भी ध्यान रखना है, ये जो बोगस कोई अभिलेख है, इसकी लिपि ध्यान रखना है। ये जो लिपि है, इसकी लिपि, इस लिपि को बोलते हैं किलाक्षर लिपि। किलाक्षर, इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म, तो इस ये जो बोगस कोई अभिलेख है, इसकी लिपि है किलाक्षर लिपि, यानी कि क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट।
और यहाँ पे और अगर बात करें इसमें एक कबीला है, उसका नाम है हित्ती कबीला। हित्ती और मतानी कबीला के जो राजा हुआ करते थे, हित्ती और मतानी कबीला के राजा, इन दोनों का आपस में बनता नहीं था। तो हित्ती और मतानी कबीला के जो राजा थे, इन्होंने आपस में किया एक संधि। और इस जो संधि है, इस संधि में क्या किया है कि संधि में जो वैदिक देवी देवता थे, इस वैदिक देवी देवता को साक्ष्य माना गया। इन सारे वैदिक देवताओं को साक्ष्य मान के इन लोगों के बीच क्या हुआ है, संधि हुआ है। ध्यान रखना, ये हित्ती और मत्तानी कबीला का संबंध है किस अभिलेख से, बोगज कोई अभिलेख से, जो कहां से मिला है, एशिया माइनर से मिला है। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, इसकी लिपि भी ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। आपको पता है कि जैन धर्म है, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें जो प्रथम तीर्थंकर है उसका नाम है ऋषभदेव, और इस ऋषभदेव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव। और इस जैन धर्म में जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम है अरिस्टी नेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं अरिस्टी नेमी। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं उसका नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने ही दिया था चतुरायन सिद्धांत, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की बात किया गया था। तो चतुरायन सिद्धांत दिया गया है, वो दिया गया है, इसको 4 महाव्रत भी कहा जाता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और ये जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। इसके अलावा अगर बात करेंगे, जो महावीर स्वामी है, इस महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ है, कुंडग्राम वैशाली। इनका जन्म हुआ है कुंडग्राम वैशाली में क्या हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। और इनकी अगर मृत्यु की बात करेंगे, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ है, तो 468 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ है, पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु हुआ है 468 ईसा पूर्व, पावापुरी। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो महावीर स्वामी है, इनके बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, और प्रश्न हमसे बोला गया है कि जैन धर्म के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। पहला बोला है कि जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति प्रसार 24 तीर्थंकरों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसका बोला है कि जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। बिल्कुल, जैन धर्म जो है आत्मा को स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म में भी विश्वास होता है जैन धर्म का। ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद क्या बोला है कि 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ के अनुयायी सफेद वस्त्र पहनते थे। क्या है, गलत है, क्योंकि 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नहीं, बल्कि 22वें तीर्थंकर नाम है अरिष्टी नेमी है। तो तीसरा कथन आपका हो गया गलत। उसके बाद बोला है कि 24वें तीर्थंकर कौन है, वर्धमान महावीर। बिल्कुल क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो गया ए, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए, यह है जैन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना, अशोक बना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय जो मौर्य साम्राज्य में टोटल 4 प्रांत हुआ करता था, लेकिन 5वां प्रांत को किसने जोड़ा था, अशोक ने। उसका नाम था अवंती। और उस जगह का नाम था आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं
जो उड़ीसा का कलिंग, उड़ीसा का कलिंग नामक जो क्षेत्र है उसको अशोक ने अपने प्रांत में जोड़ा था। और इस प्रकार से अशोक के समय टोटल कितने प्रांत हो गए थे? 5 प्रांत। और कलिंग की राजधानी क्या करती थी? तोसली। ठीक है, चलिए प्रश्न बोला है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किसको मिलाया? अवंती महाजनपद को जीतकर मिलाया मौर्य साम्राज्य में। इस बात का उल्लेख हमें किस ग्रंथ मिलता है? ध्यान रखना है, उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका। ये ग्रंथ का नाम है बुद्ध घोष। लेकिन यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, उसको बोलते हैं बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और इसके लेखक कौन है? अश्व घोष। इसके लेखक हैं अश्व घोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष। और इस बुद्ध चरित्र को बोलते हैं, ये जो बुद्ध चरित्र इसे कहा जाता है बौद्धों का रामायण कहते हैं, इसे बौद्धों का रामायण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे होता है? ठीक है, मैकियावेली के कौन सी पुस्तक? प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से तुलना होता है किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। और इस कौटिल्य को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उसके बाद है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की पुस्तक। और व्याकरण पे लिखा गया पहली पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। और ये जो पाणिनि है, ये पाणिनि जो ये महापद्मनंद के समकालीन थे। महापद्मनंद के समकालीन हुआ करते थे पाणिनि, जिसके द्वारा लिखा गया है पाणिनि की अष्टाध्यायी। उसके बाद है पतंजलि। और जो पतंजलि है, पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य। पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। और जो पतंजलि है ये किसके समकालीन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और इस पुष्यमित्र शुंग के समय में ही 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया था? पतंजलि के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग का ये जो पतंजलि है, ध्यान रखना, ये पतंजलि के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया, उसका नाम है महाभाष्य। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष। ठीक है, चलिए। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी है? तो बिंदुसार उत्तराधिकारी किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अशोक। ठीक है, अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। सुनिए, यहाँ पे 4 आर्य सत्य की बात किया है। और बौद्ध धर्म में पहला बात तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। ठीक है, उसके बाद जो महात्मा बुद्ध है, और इस बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है नेपाल के लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुआ है वो हुआ है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा जो पूछा गया प्रश्न की बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य। और ये 4 आर्य सत्य क्या है? ध्यान रखना है, इस 4 आर्य सत्य में क्या है? दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध। और एक है आपका दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य है। दुख का मतलब कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों से क्या है? भरा हुआ है। संसार दुख से ही क्या है? भरा हुआ है। और उन्होंने कहा दुख समुदाय, मतलब उन्होंने कहा जो दुख है, दुख का क्या है? कारण है। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छा है। और उस दुख को दूर करने के क्या है? उपाय भी है। और उस दुख को दूर करने का उपाय का नाम क्या है? उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक जो मार्ग है, इस अष्टांगिक मार्ग का संबंध भी किससे है? अष्टांगिक मार्ग किसने दिया है? तो महात्मा बुद्ध ने दिया है। अष्टांगिक मार्ग पर चलने के बाद क्या होगा? अष्टांगिक मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चलता है, किसकी प्राप्ति करेगा? मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और महात्मा बुद्ध के द्वारा ही, महात्मा बुद्ध जिस प्रकार महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी के द्वारा जो 4 चतुरायन, जिसको पंचायन उन्होंने पार्श्वनाथ ने चतुरायन दिया था, और पंच महाभारत जोड़ दिया किसने? महावीर स्वामी ने, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। और उसके द्वारा जो आपका महावीर स्वामी है, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। उसी प्रकार ध्यान रखना है, यहाँ जो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, चलिए हमसे आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न बोला है कि 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। बिल्कुल सिद्धांत है, और 4 आर्य सत्य कौन? यही है। ठीक है, चलिए पहला कथन सही है। उसके बाद बोला है कि बौद्ध धर्म में अनंतता की अवधारणा अस्थाई आत्मा के अस्तित्व को नकारती। ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानती है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानती है, लेकिन पुनर्जन्म में है विश्वास करती है। ये आपका कथन, ये भी आपका सही है। उसके बाद बोला है
कि महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है, उस बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति में दो भाग में बट गया, हीनयान और इसमें महायान। और ये जो बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति हुआ आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, और ये कनिष्क के समय हुआ। और इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की दो शाखा बट गया, एक हीनयान और किसमें चला गया, महायान में। उसके बाद बोला है कि मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी मिलिंद और भिक्षु नागसेन की संवाद चर्चा। ये भी क्या आपका सही है। मिलिंद पन्नो के लेखक कौन है, मिलिंद पन्नो के लेखक कौन है, नागसेन। और मिलिंद पन्नो जो पवित्र पाली ग्रंथ है, इसमें किसकी चर्चा है, मिलिंद। और ये मिलिंद कहाँ के शासक हैं, यूनानी शासक हैं। और भारत के भिक्षु कौन है, वो है नागसेन। और इस नागसेन के द्वारा ही मिलिंद और नागसेन के बीच जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप को इस किताब में शामिल किया गया है। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्नो। क्या आंसर होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 सभी कथन क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला बोला है निम्नलिखित में किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अब सुनिए, अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी करने वाले शासकों का हमसे नाम पूछ रहा है। अब सुनिए, चंद ये आपका बात किस वंश का हो रहा है, गुप्त वंश का बात हो रहा है। और जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। उसके बाद कौन बनता है, घटोत्कच बनता है। उसके बाद कौन बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को बोलते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। और चंद्रगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी कौन कहलाता है, इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें शासक का नाम क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद शासक कौन बनता है, घटोत्कच। इसके बाद कौन होता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही महाराजाधि राज की उपाधि धारण किया गया था। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। संस्थापक कौन था ऐसे, श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन। विंसेंट आयर स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त क्या बजाया करता था, बीना। ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था, हरिसेन, जिसके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का बेटा हुआ जिसका नाम, एक बड़ा बेटा, उसका नाम क्या, रामगुप्त। और एक का नाम क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे को बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, सबसे महान शासकों में से एक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही के कार्यकाल में ही, इन्हीं के शासन काल में क्या होता है, इनके दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास वगैरह सब थे इसके दरबार में। इसके अलावा इनके बाद कौन बनता है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। और इस कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किसकी स्थापना किया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं कौन, कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद आपका है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। और सर्वाधिक हुनों का आक्रमण किसके समय होता है, स्कंदगुप्त के समय होता है। ठीक है, हुन का आक्रमण होता है स्कंदगुप्त के समय। बाकी पुरुगुप्त होते हैं, भानुगुप्त होते हैं, इसके बाद होते हैं। ठीक है, चलिए। और हमसे प्रश्न पूछा गया है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम जानते हैं, किससे काल को, गुप्त काल को। तो गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्णिम, क्योंकि साहित्य और कला का विकास सबसे अधिक होता है स्वर्णिम युग। गुप्त काल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश कौन बना, गुप्त वंश। सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गया है गुप्त वंश के द्वारा। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया है कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जारी किया। ठीक है, चलिए। तो हमसे प्रश्न पूछा है इसमें जो है, तो इसमें किसके शासकों के द्वारा अश्वमेध प्रकार सिक्के जारी किए, तो आपका है समुद्रगुप्त, और एक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, आंसर क्या होगा, 2 और 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 5 का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है प्रश्न 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तिहारों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति की बात करें। 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, भारत गवर्नर जनरल कौन, उसका नाम है कैनिंग। ठीक है,
भारत के गवर्नर जनरल है कैनिंग, और यही कैनिंग बनेगा भारत का पहला वायसराय, ठीक है। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है पाम्पस्टन। और इस क्रांति का जो चिन्ह था कमल और रोटी, इस क्रांति का चिन्ह था कमल और रोटी। और इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति का सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष रहा है वो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। और इस क्रांति की शुरुआत करने वाला एक भारत का क्रांतिकारी है, उसका नाम क्या है? मंगल पांडे। मंगल पांडे, जो मंगल पांडे है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर छावनी से क्या करते हैं? इस क्रांति की बिगुल बजाते हैं, ठीक है। और इस मंगल पांडे के बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दिया जाता है? फांसी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये क्रांति जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हो जाता है इनका। तो प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तेहार के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रश्न बोला इसने भारत में मुस्लिम शासन को महिमा मंडित किया है, बिल्कुल गलत है। उसमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडित किया है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदाय मतलब क्या? कि भारत के अंदर बहुत सारे समुदाय था, उन समुदाय में हमें क्या देखने को मिला है? इसमें एकता, खास करके किसमें एकता देखने को मिला है? हिंदू मुसलमानों में एकता। क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले पूरे भारत के स्तर पर नेतृत्व किसने किया था? अंतिम मुगल बादशाह, जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। इस समय दिल्ली के मुगल बादशाह हैं जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। और ये जो बहादुर शाह जफर है, इस बहादुर शाह जफर के द्वारा दिल्ली में इन्होंने कहा कि हम दिल्ली से क्या करेंगे? सारे लोगों ने इस भारत का नेता घोषित कर दिया किसको? 1857 क्रांति का बहादुर शाह जफर को। बाकी बहुत सारे ऐसे, जैसे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य शासक हो, चाहे वो कानपुर से कौन, कानपुर से नाना साहब हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो तात्या टोपे हो, सभी लोगों ने मिलकर क्या किया? इस 1857 की क्रांति में। बिहार से अगर बात करेंगे तो बिहार के आरा के जगदीशपुर से कौन है? वो कुंवर सिंह है। पटना से कौन है? पीर अली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से इस क्रांति में लोगों ने अपना नेतृत्व किया है। तो प्रश्न बोला है कि इस इश्तेहार में जो है सबसे सटीक सही कथन हमें चुनना है। खास करके मुगल साम्राज्य के अधीन जितने विभिन्न समुदाय थे उनमें सह अस्तित्व, मतलब दोनों के बीच का एक अस्तित्व हमें देखने को मिला है। और इसी का महिमा मंडित मतलब इसके बारे में बताया गया है। 1857 की क्रांति में सबसे अधिक किसके बारे में चर्चा हुआ है? तो हिंदू और मुसलमानों की एकता के बारे में चर्चा हुआ है। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया है, बिल्कुल किया है। खिलजी वंश के संस्थापक हुआ करते थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद शासक बनता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और जो अलाउद्दीन खिलजी है, घुड़सवार सेना में लोग धोखाधड़ी करते थे, इसलिए इन्होंने घोड़ा क्या करने लगा? दागने लगा। तुम्हारा घोड़ा युद्ध में गया है या फिर नहीं गया है, कैसे पहचानेंगे? दाग दो घोड़ा। अगर घोड़ा दागा हुआ है तो पहचाना जाएगा युद्ध में घोड़ा का इस्तेमाल हुआ है। तो उसके बाद सिर्फ घोड़ा को ही दागने की प्रथा नहीं, इन्होंने क्या कर दिया? सैनिकों को एक हुलिया प्रथा शुरू किया, सैनिकों की वेशभूषा के लिए सैनिकों का हुलिया प्रथा शुरू किया। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया गया। और इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत का अभियान इन्होंने शुरू किया है मलिक कफूर के नेतृत्व में। मलिक कफूर के नेतृत्व में इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया है। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार पर कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया गया था। और इस बाजार पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अलग से अधिकारी की नियुक्ति किया था, जिसको बोलते हैं शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी इन्होंने बनाया था दीवान ए रियासत। इन सब कंट्रोल करने के लिए दीवान ए रियासत का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। चलिए, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने ही जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही हजार खंबा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हजार खंबा मस्जिद का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अधिक युद्ध में साथ किसने दिया था? तो उसका नाम था मलिक कफूर। और मलिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम जानते हैं, इसको 1000 में खरीदा था, इसे 1000 दिनारी के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा है मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कहां कर लिया? दिल्ली से। कहां? दौलताबाद। इसी को राजधानी बना के उसको देवगिरी दौलताबाद, ठीक है।
और उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसे रक्त पिपासु शासक कहते हैं, रक्त पिपासु। ठीक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ये सबसे अधिक पढ़ा लिखा है सभी शासकों में, सभी दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़े लिखे शासकों में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, इतना अधिक पढ़ लिया था ये। दुआबों में कर की वृद्धि कर दिया इन्होंने। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था इब्न बतूता। और ये कौन सदी हो जाएगा? 14वीं सदी हो जाएगा। तो 14वीं सदी में इब्न बतूता, मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था भारत। और इस मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था दिल्ली से, कहां? दौलताबाद। जनता को परेशान करके रख रखा था इन्होंने, इसलिए इसको लोगों ने जनता का रक्त चूसने वाला पिपासु शासक कहा, इसने स्वप्नदर्शी शासक कहा गया इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, चलिए उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो कथन दे रखा है कि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलवानी के द्वारा एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये कथन आपका गलत गलत इसलिए है क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला था, उस व्यक्ति का नाम था, इसकी शुरुआत। प्रश्न आए एकता प्रणाली किसने शुरू किया था? तो नाम लेना आपको इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत किया था। और इस एकता प्रणाली को, इसके तहत क्या होता था कि अलग अलग क्षेत्र के इक्तेदार बनाए जाते थे। ठीक है, और इस एकता प्रणाली को समाप्त किसने किया है? ध्यान रखना, इस एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन है? इसको समाप्त कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एकता प्रणाली को समाप्त करने वाला व्यक्ति का नाम पूछेगा तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, और शुरू करने वाला का नाम पूछेगा तो आंसर होगा इल्तुतमिश। और ये जो बलबन है, इस बलबन के द्वारा ही, जो बलबन है, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति अपनाया था किसने? बलबन ने। ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक का नाम था बलबन। ठीक है, चलिए सिजदा और पेबोस की नीति लागू किया था बलबन। सिजदा और पेबोस की नीति लागू किया था बलबन। ठीक है, एकता प्रणाली शुरू किया इल्तुतमिश, समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया प्रथा शुरू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत का विजय किसके नेतृत्व में किया? मलिक कफूर के नेतृत्व में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्धि के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया है। क्या है वो बताइएगा। देखिए इसमें बोला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कहाँ हुआ है? क्या हुआ है? लखनऊ पैक्ट 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ है 1916 में, जिसको हम लोग बोलते हैं लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजूमदार। और ये अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा, इस कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसके द्वारा करवाया गया? कांग्रेस की तरफ से कौन था? तिलक। कांग्रेस की तरफ से कौन था? तिलक था। और लीग की तरफ से कौन है? जिन्ना। ठीक है, जिन्ना। तो तिलक और जिन्ना के प्रयास से क्या हुआ है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। और इस लखनऊ अधिवेशन में ही गर्म दल और नरम दल में क्या हो गया? मेल हो गया, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। और इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात हुआ था राजकुमार शुक्ल से। और उस राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे ही महात्मा गांधी कहाँ पहुंचेंगे? चंपारण पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो 1935 का अधिनियम है, ये भारत सरकार का अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। और इस अधिनियम को भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का हिस्सा यहीं से लिया गया है। और इस 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को किया गया भारत से किधर? अलग। उड़ीसा को किससे अलग किया गया? बिहार से। और इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में क्या करवाया गया? भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव। भारत में पहली बार करवाया गया प्रांतीय चुनाव, करवाया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है, चलिए बाकी गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में हुआ है। 5 मार्च 1931 को गांधी और भारतीय वायसराय इरविन के बीच हुआ है समझौता, जिसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट, या इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता, जो कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को हुआ है, गांधी और इरविन के बीच हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला बोला है 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। गलत है कि सही है? गलत है। क्या गलत है? क्योंकि हाईकोर्ट अधिनियम कब आया है? 1861। ठीक है,
हाईकोर्ट अधिनियम आया है 1861 में, और इस 61 के द्वारा 1862 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। कब? 1862 में। अधिनियम कब का है? 1861 का। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा बोला है 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया है। ये कथन आपका 100% सही है, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में किसके द्वारा किया गया है। आपका आंसर होगा जोनाथन डंकन। ठीक है, उसका बाद बोला है कि पहली बार तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच चलाया गया 1854 में, और ये चलवाया किसने था? डलहौजी ने। और इस डलहौजी के द्वारा ही 16 अप्रैल 1853 को क्या चलवाया गया है? ट्रेन। 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया भारत में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ठीक है, भारत में रेल के जनक कहे जाते हैं कौन? लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति किसने लागू किया था? डलहौजी। राज हड़प की नीति, व्यक्तिगत की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने लागू किया था? डलहौजी। और डलहौजी ने अपने सैनिक के तहत पहला शिकार बनाया था सतारा को। ठीक है, सतारा को। अगला बोला है द पिट्स इंडिया एक्ट 1785 में पारित हुआ है। गलत आंसर है। पिट्स इंडिया कब एक्ट कब है? 1784 में है। पिट्स इंडिया एक्ट आपका है 1784। तो आंसर क्या होगा इसमें? तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। तो सही कौन कौन है? आपका दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे बढ़ा जाए। चल अगला है वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह और मार्गदर्शन में शासकीय निर्देशों के अंतर्गत A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का शुरुआत किया गया। सही गलत? बिल्कुल क्या है? सही है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया A.O. ह्यूम के द्वारा, और ये A.O. ह्यूम बना कांग्रेस का प्रथम सचिव। संस्थापक भी A.O. ह्यूम और सचिव भी कौन है? A.O. ह्यूम। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन? सरोजनी नायडू। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? डफरिन था। भारतीय वायसराय था डफरिन। इसलिए लाला लाजपत राय ने इस कांग्रेस की स्थापना को एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं, जिसे कहा जाता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में कहा था कि जो भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन है, इस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज क्या है? कांग्रेस। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को बताया था किसने? लाला लाजपत राय ने। और डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है ये अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करने वाली क्या है? संस्था है। ठीक है, चलिए पहला कथन तो सही है। उसके बाद बोला है कि कांग्रेस जनसमूह में उठे असंतोष के लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक अभिव्यक्ति सुरक्षित मूल्य प्रदान करती थी। बिल्कुल। शुरुआती अवस्था में क्या था कि कांग्रेस में लोग जुड़े थे एकदम पढ़े लिखे लोग, एकदम नरम विचारधारा वाले लोग, और वो लोग अपने जो बातें था अंग्रेज को सामने एकदम शांतिपूर्ण तरीका से, संवैधानिक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार रखते थे। किसके सामने? कांग्रेस के सामने। ठीक है, तो इसीलिए उद्देश्य था। तो प्रश्न बोला है नीचे दिए कथन में कथन और कारण हमें सही बताना है। तो इसमें कथन ए और दोनों क्या है? सही है, और सही व्याख्या भी क्या है इसका? सही है। ध्यान रखना है कांग्रेस में फूट कब पड़ा है? 1907 के सूरत अधिवेशन। फूट पड़ा है 7 के सूरत अधिवेशन। और मिलन कब हो गया? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ में क्या हो गया? मिलन हो गया। और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ठीक है, जेवी कृपलानी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है वर्ष 47 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा। जो भारतीय वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के आजादी के समय भारत को आजाद करने के लिए, भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक वायसराय बनाकर भेजा, उसका नाम था माउंटबेटन। और ये जो माउंटबेटन है, ये माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को कहाँ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। और भारत आने के बाद माउंटबेटन यहाँ पे प्रस्तुत करते योजना जिसको बोलते हैं 3 जून की योजना। और ये योजना प्रस्तुत किया जाता है 3 जून 1947 को। और इस योजना को स्वीकृति दिलाने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम रखा जाता है जिसको बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम को ब्रिटेन संसद में कब रखते हैं? 4 जुलाई 1947। और ये वहां से पारित कब होता है? पारित होता है कब? 18 जुलाई 1947। और इस अधिनियम के तहत ही पाकिस्तान का निर्माण होता है 14 अगस्त 1947 को।
और भारत को आजाद किया जाता है 15 अगस्त 1947। तो प्रश्न ये बोला है कि 47 के अधिनियम में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें बोला है कि एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था। ये आंसर आपका गलत। 1935 संशोधन की बात नहीं किया गया, तो उसमें क्या गया था कि जब तक भारत का खुद का संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो है भारत 1935 के अधिनियम की तहत ही चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी भारत की अधीनता क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, मतलब अधीनता क्या हो गया, समाप्त हो गया। और नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत क्या रहेगा, राजमुकुट था। ठीक है, चलिए उसके बाद है भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भी गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, माउंटबेटन को। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, माउंटबेटन बनता है। और माउंटबेटन के बाद बनते हैं सिराज गोपालाचारी। और उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके लाया जाता है राष्ट्रपति का पद, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर बैठा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन गलत है, ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़िए और बोलिए इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं ये वाला। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। बताइए क्या होगा आंसर। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया, सही है। क्योंकि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है सूरत में, और इस अधिवेशन में कांग्रेस में पड़ गया फूट, कांग्रेस बट गया दो भाग में। तो अध्यक्ष कौन था उसका, रास बिहारी घोष था। 100% क्या है, सही है। उसके बाद बोला है इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गया, सही है ना। ये 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, क्या है, सही है। अगला पढ़िए क्या बोला, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी रमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया है, यही क्या है, गलत। एसपी सिन्हा ने नहीं बल्कि अंबिका चरण मजूमदार ने किया है। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो यहाँ तक तो सारा स्टेटमेंट सही बोला ये कि नरम दल गरम दल में क्या हो गया, विलय हो गया। लेकिन दिक्कत हो गया यहाँ पे, अध्यक्ष कौन है इसका, एसपी सिन्हा नहीं है। कौन है वो, हाँ एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करेंगे, ये आपका 1915 में बने कांग्रेस के अध्यक्ष, और इसी 1915 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं एसपी सिन्हा। ठीक है, शॉर्ट बोलते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर बताइएगा। एक और दो सही है तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि एक और दो सही है, तीसरा क्या है, गलत। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, गांधी जी ने इस योजना के विरोध में जेल में आमरण अनशन कर दिया। तो जेल का नाम पूछा है, कौन है वो जेल। 1932 बताया कि कौन सा जेल है, यरवदा जेल है। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को क्या किया, अनशन किया। और इस अनशन के बाद ही महात्मा गांधी के इस अनशन को तुड़वाने के लिए अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच होगा 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होगा। तो समझौता को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गांधी अंबेडकर पैक्ट, या इसको बोलेंगे पूना पैक्ट। इसको बोलेंगे गांधी अंबेडकर समझौता, जैसे कहा जाएगा पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना के यरवदा जेल में होता कब है, 24 सितंबर 1932 को। अगला एक प्रश्न दिया यहाँ पे, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुआ है, तो ध्यान रखना 16 अगस्त 1932 को। अगस्त में ये घोषणा हुआ। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया, जो दलित है उस दलितों को मिलेगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। और इस गांधी अंबेडकर क्या होगा, पैक्ट होगा। और ध्यान रखना है आपको कि गांधी अंबेडकर पैक्ट में महात्मा गांधी खुद साइन नहीं करते हैं, महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर कौन करते हैं, मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर करते हैं महात्मा गांधी की तरफ से, मदन मोहन मालवीय। और समझौता कब होता है आपका, 24 सितंबर 1932 को। इस समझौता को बोलते हैं गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अगला साइमन कमीशन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो बोला है कि साइमन कमीशन 2 बार भारत का दौरा किया है। बिल्कुल, साइमन कमीशन 2 बार आया है, बिल्कुल आया है।
साइमन कमीशन 2 बार है, पहला ध्यान रखना है, पहले आपको ध्यान रखना है कि जो साइमन कमीशन है, ये साइमन कमीशन को बोलते क्या है, व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, इसे कहा जाता है श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन, कितने लोग थे इसमें, 7 लोग थे, और 7 लोग क्या थे, अंग्रेज थे। और इस साइमन कमीशन का गठन होता है 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 गठन होता है, कहाँ होता है गठन, लंदन में। और ये साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन कब होता है, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन जब आता है तो भारत में नारा लगता है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगता है। और इस साइमन का सबसे अधिक विरोध होता है लाहौर में, और वहां पे कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय, उस पर होता है लाठी चार्ज, जिसमें वो हो जाते हैं घायल, उनकी बात क्या हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया, और अपना काम धाम करने के बाद, जो कि साइमन कमीशन का जो कि विरोध हो रहा था भारत में, तो साइमन कमीशन यहाँ से चला गया। फिर आया कब, फिर आया अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में आया और लगभग 29 तक रहा। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब दिया, 1930 में। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन, और साइमन कमीशन के जो गोलमेज सम्मेलन में जो भी चीजें डिसाइड किया गया, उसी के आधार पर बना 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन अक्टूबर 1928 में दोबारा आया था, और फिर जो गया कब यहाँ से 1929 में, रिपोर्ट कब दिया, 1930 में। साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो कौन था, जॉर्ज साइमन। इसे कौन था ये अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम क्या है, साइमन कमीशन। 7 लोग थे इसलिए, और 7 के 7 कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। पहला कथन तो सही है, और दूसरा क्या बोला है, 1929 से तीसरा 1930 तक रहा, गलत है ना ये। ठीक है, गलत, दूसरा कथन क्या है, गलत है, पहला कथन सिर्फ केवल एक से। ठीक है, चलिए चलिए, दूसरा दोहरा हुआ है अक्टूबर 1928 में। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए अगला क्या बोल रहा है, पढ़िए। अगला कथन बोला है कि चार्टर एक्ट 1813, 1813 चार्टर एक्ट के बारे में कथन में विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय के व्यापार और चीन के व्यापार के साथ छोड़कर क्या कर दिया, समाप्त। ये सही है। ठीक है, व्यापारिक अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया है 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट में कहा गया था कि भारतीयों पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च होगा किस पे, शिक्षा पे। और इसी में कहा गया था कि जो 1813 चार्टर एक्ट होगा, इसके तहत भारत में ईसाई मिशनरी आएंगे भारत, और क्या करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, पहला कथन सही है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के अधिकार को तो खत्म किए, लेकिन इससे 2 को छोड़कर, चाय और किसके साथ, चीन के साथ व्यापार। पहला कथन आपका सही है। उसके बाद वाला इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये भी आपका सही है। जो भी ब्रिटिश क्षेत्र पे जो भी अधिकार, जो भी अंग्रेज कंपनी द्वारा जो भी क्षेत्र पे अधिकार किया जाएगा, उसको भारतीय राज क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, आपका ये भी कथन सही है। अगला बोला है कि भारत का राजस्व, राजस्व का मतलब जितना भी रेवेन्यू होता है, जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, नहीं, अभी कंपनी के नियंत्रण में ही है। ब्रिटिश संसद नियंत्रण में कब आएगा, जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम पारित होगा। क्या होगा, 1 और 2 सही। और ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः, एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, आंशिक रूप से 1813, पूर्ण रूप से 1833। ठीक है, चलिए, एकाधिकार नहीं होगा, बाकी जो यूरोप की कंपनियां होंगी वो भी क्या होगा, भारत में आएगा और अपना व्यापार करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे। संविधान सभा का गठन हुआ है, जो संविधान सभा का गठन हुआ है किस समिति के सिफारिश, किस कमीशन की सिफारिश पर, कैबिनेट, किस मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत में आता है 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 लोग होते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। और इस संविधान सभा की पहली बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार बनते हैं BN राव। ठीक है, चलिए, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं SC मुखर्जी। ठीक है, चलिए, और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है 13 दिसंबर 1940 को, पेश करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की मदद करने वाले सेवक कौन है यहाँ पे, तो सेवक में नाम है आपका
एक का नाम है BN राव जो संविधान सभा के क्या है सलाहकार हैं, और एक का नाम है SN मुखर्जी। ठीक है, तो BN राव और SN मुखर्जी जो है इसे कहा जाता है संविधान सभा के 2 लोक सेवक। ठीक है, और संविधान सभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? 7 लोग। अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। और प्रारूप समिति का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव। प्रारूप तैयार करने की बात होगा तो BN राव। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। और बाकी जो भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BN राव, KM मुंशी, ये सब संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। और संविधान सभा के सदस्य तो थे, साथ साथ किसके सदस्य थे? ये प्रारूप समिति भी क्या थे? ये लोग सदस्य थे। ठीक है, अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये आपका कथन क्या है? बिल्कुल सही है। भारतीय संघात्मक को अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कथन आपका सही है। ना तो हम लोग पूरी तरह संघात्मक है, ना तो पूरी तरह से क्या है एकात्मक, ना तो पूरी तरह संघात्मक है, ना तो पूरी तरह से एकात्मक है। संघात्मक और एकात्मक हम लोग दोनों हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अर्ध संघात्मक कहते हैं। और बोला है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का क्या है? अधिकार है। कथन सही है कि गलत है? बताइएगा। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को फिर से रिव्यू करके दोबारा दे सकते हैं। जैसे इससे पहले पढ़े थे कि बेरोजगारी बाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और फिर केशवानंद भारती में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो मतलब कि अपने डिसीजन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट यानी क्या है? न्यायपालिका के पास है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन इस कथन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहते हैं। और संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत में एक केंद्र स्तर की सरकार है और क्या है? राज्य स्तर। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार चलाते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संघात्मक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में भले संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत सरकार क्या हो जाती है? कभी कभी एकात्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि भारत में जैसे मान लीजिए अगर कोई फाइनल डिसीजन देना हो, कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। बाकी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी देश में, अगर हम भारत में क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिए। जैसे देश में आपातकाल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राज्य का अधिकार क्या हो गया? छिन गया। सारा पावर किसके पास चला गया? केंद्र के पास चला गया। होता क्या है कि भारत में भले संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन क्या है कि भारत सरकार हमेशा लगभग क्या हो जाती है? एकात्मक हो जाती है। जैसे अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास? केंद्र सरकार के पास। जैसे संवर्धित सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, लेकिन अगर मत विवाद हो जाए तो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। मतलब ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो संघात्मक होते हुए हम लोग क्या है? एकात्मक। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन क्या है? इसका सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही, लेकिन इसका व्याख्या नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए क्या हो। अगला है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी होता है 1948 में, और ये होता है 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं कब? 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसमें कहा गया है, इस घोषणा में जो है किस किस चीज को शामिल किया गया है? देखिएगा, इसमें जो है उद्देशिका को भी शामिल किया गया। उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना में जो बातें उल्लेख है, प्रस्तावना में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इसकी बात किया गया है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। ठीक है, तो भारत में जो हम लोग 5 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ते हैं, तो जो मानव के जो मूल अधिकार हैं, मानव के जो अधिकार है, इस अधिकार में बहुत सारी घोषणा किया गया है। उस घोषणा में कुछ प्रस्तावना की बातें भी शामिल है। इसमें कुछ राज्य के नीति निदेशक तत्व की बातें भी शामिल है, क्योंकि राज्य का नीति निदेशक क्या करता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने का उद्देश्य किसका है? राज्य के नीति निदेशक तत्व का है। इसमें कहा गया है कि मानव को जैसे मान लीजिए कि मानव को अपना आजीविका चलाना है, तो सरकार काम क्या है? उसको रोजगार देना। और रोजगार देने के बाद कौन करता है? डीपीएसपी करता है, अनुच्छेद 41 करता है। यहाँ के लोगों को क्या दो? रोजगार दो। अनुच्छेद 43 की बात करेंगे, बोलता है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग क्या करो? विकास करो। मतलब कि मानव लोगों का जो अधिकार है, लोगों का अधिकार, रोजगार का अधिकार है, लोगों को अलग अलग समय पे अलग अलग व्यापार करने का अधिकार है। तो डीपीएसपी भी इसके क्या करता है? मानव के अधिकार की चर्चा करता है। उसके बाद क्या है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भी बनता है कि जो सरकार का कर्तव्य यानी कि जनता का जो कर्तव्य है,
तो ध्यान रखना है कि जो मूल अधिकार के अतिरिक्त, यहाँ पे ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट को छोड़ के बोल रहा है, तो मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है मानव के अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान रखना इसमें आपका 3 हो जाएगा, उद्देश्य का भी बात करता है, डीपीएसपी भी बात करता है और मूल कर्तव्य भी बात करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, और ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। मूल संविधान में कितना था? 0 था। मूल संविधान में 0 था। संशोधन कौन सा होगा? 42वां। 42वां संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा कितना जोड़े हैं? 10 जोड़े हैं। और 86वां के द्वारा कितना जोड़ दिए? 11। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। कौन सा जोड़े? 11वां। ठीक है, और समिति का नाम क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में? भाग इसमें है 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक? 51 तक। उसके बाद मूल कर्तव्य की चर्चा भाग क्या है? भाग 4 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 के। ठीक है, अगला अगला भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। स्वर्ण त्रिभुज किस अनुच्छेद को बोलते हैं? ध्यान रखना है आपका कि अनुच्छेद 14 जो है समानता की बात करता है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है, और अनुच्छेद आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, जो हमें व्यक्ति मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है कौन? अनुच्छेद 21। ठीक है, और समानता स्थापित करने की बात कौन करता है? अनुच्छेद 14। विधिक समग्र समानता की बात करता है, 14 करता है। और हमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन देता है? 19। भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की, हमें बिना हथियार के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। ठीक है, हमें झंडा फहराने की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, चुप रहने की आजादी देता है, अपनी बातों को रखने की आजादी देता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में हमें व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता देता है। ये आपका है अनुच्छेद 19। और अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार कौन देता है? 21 देता है। इसलिए इस तीनों आर्टिकल्स कहा जाता है क्या? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए 14, 19 और 21। ठीक है, चलिए अगला है संविधान के बुनियादी ढांचे संबंधित निम्न मामलों के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जो मिनर्वा मिल्स केस है, मिनर्वा मिल्स बाद आया है 1980 में, गोलकनाथ बाद 67 में आया था। और गोलकनाथ बाद में कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है इसमें संशोधन नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और इसमें यह भी कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग तो है लेकिन संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, ठीक है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस है 1975 का। ठीक है, जिसमें रायबरेली में जो राजनारायण थे और इनके वर्सेस समाजवादी पार्टी खड़ा हुए थे, समाजवादी से राजनारायण, जिसमें इंदिरा गांधी जो है जीती थी, लेकिन इस पे लगा कि भाई आप जो है गलत तरीके से आप इस चुनाव को जीते हैं, जिसका केस इलाहाबाद में गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 का सबसे महत्वपूर्ण बात है केशवानंद भारतीवाद, जिसमें क्या दिया गया? मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसमें केशवानंद भारतीवाद में, और ये 13 जजों क्या थी? बेंच थी, 13 जज का ये बेंच था। और इस बेंच में कहा गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन किस चीज को छोड़कर? मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया इसी केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, और गोलकनाथ बाद में कहा गया था कि संविधान जो फंडामेंटल राइट है इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन अधिकार मिला केशवानंद भारतीवाद से। तो मिला, ये क्या होगा आंसर? क्रम लगाइए इसका, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा? सबसे लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 2, 4, 3 है, सबसे बाद में जाएगा 80 वाला। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सही करना है पहले। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? ठीक है, प्रश्न ये है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? अब सुनिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति की चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, अनुच्छेद 53 कहता है। उसके बाद जो अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं? इसमें भाग लेते हैं। इसका मतलब
कि सभी निर्वाचित एमपी और सभी निर्वाचित एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की चर्चा है कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मत पद्धति के द्वारा, और इस प्रणाली के द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, इसमें वोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न बोला है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। ये आपका सही है, ये कथन आपका क्या है, सही है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा बोला है कि किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए कितना प्रस्तावक चाहिए, 50 प्रस्तावक। 50 क्या चाहिए, समर्थक। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। 50 को प्रस्तावक यानी कि 50 व्यक्ति आपके नाम का प्रस्ताव रखेगा और 50 को संसद क्या करेगा, आपका नाम का अनुमोदन करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और जो कब की जनसंख्या है, 1971। तो क्या है, विधायकों के वोटों का मूल्य क्या होता है, अलग अलग राज्य में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और जनसंख्या पे डिपेंड करता है, सबसे अधिक विधायक का वोट का मूल्य कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कहाँ होगा, सिक्किम में होगा। चलिए तो प्रश्न बोला है कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, कोई गलत नहीं, सब क्या है सही। आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका इसका सी, डी। ठीक है, क्या चीज, हाँ 1971 ही है। ठीक है, फिर आगे संशोधन किया जाएगा आगे। ठीक है, वर्तमान जो किया गया है वो 71 है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। बोला है कि मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर किसी मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद अगर किसी उसके व्यवहार के प्रति, अगर कुछ उसका कथन के प्रति कुछ स्टेटमेंट दिया गलत टाइप का, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, जो विपक्ष होते हैं, विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है, कौन सा प्रस्ताव लाते हैं, निंदा प्रस्ताव लाते हैं। और ये निंदा प्रस्ताव है किसी एक मंत्री के खिलाफ भी आ सकता है, पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी आ सकता है, और निंदा प्रस्ताव लाने के लिए कारण बताना पड़ेगा कि भाई किस कारण से आप निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव मान लेते हैं अगर पारित हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, निंदा प्रस्ताव पारित होने से क्या होगा, सरकार गिरेगी नहीं, बल्कि सरकार की सिर्फ क्या होगी, आलोचना होगी, सरकार की थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होगा, भाई हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन अगर यही अगर होता अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले रखा जाता है लोकसभा में, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें बोला है कि केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। बोला है कौन सही नहीं है। ठीक है, और बोला है कि उसके बाद हाँ उसमें बोला है कौन गलत है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये गलत है कि सही है, गलत। ठीक है, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव जो है वो निंदा प्रस्ताव पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बोला है हमसे निंदा प्रस्ताव जो है, निंदा प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कौन गलत, कौन गलत हमें चुनना है। बोला है कि पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, तो पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, और निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो भी गया तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी, इसका मतलब सिर्फ सरकार की आलोचना होगी। ठीक है, चलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा सरकार गिर जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पढ़ा जाए। अगला है निम्नलिखित में कौन एक धन विधेयक के बारे में विशेषता में सही नहीं है, विशेषता नहीं है। तो बोला है धन विधेयक, तो धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110। धन विधेयक हमेशा रखा जाता है लोकसभा में, धन विधेयक रखते हैं लोकसभा में, और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है लोकसभा में, और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज नहीं सकता है। धन विधेयक को लेकर सबसे अधिक पावर होता है लोकसभा के पास, और राज्यसभा मात्र अपने पास 14 दिन अपने पास रोक सकता है। और अगर राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक समय तक के लिए रोका तो माना जाएगा कि धन विधेयक क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसको डिफाइन करता है लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक कोई है या फिर नहीं, क्योंकि धन विधेयक में चर्चा होता है अगर मान लीजिए भारत में कोई टैक्स चल रहा है, जीएसटी है, जीएसटी की दर को अगर हमें बढ़ाना है, टैक्स के दर को हमें बढ़ाना है, टैक्स के दर को हमें घटाना है, कोई नया कर लगाना है, ये सब कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है धन विधेयक। धन विधेयक मतलब पैसा कौड़ी की इसमें चर्चा होगा। पढ़ा जाए, बोला इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ, हमेशा सिर्फ लोकसभा में। ठीक है,
और धन विधेयक को लेकर विशेष प्रावधान है किसमें, अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक की परिभाषा 110, धन विधेयक को लेकर विशेष प्रावधान 109 में। तो हर धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला है कि अध्यक्ष यानी कि स्पीकर का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष धन विधेयक को परिभाषित कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उसके जगह में कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, वो भी डिफाइन करेगा वो। उसके बाद बोला है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निश्चय करने के लिए अध्यक्ष का प्राधिकार अंतिम होता है, बिल्कुल अंतिम रूप से फाइनल कौन करेगा कि धन विधेयक है ही नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे वो, ठीक है। चलिए उसके बाद है इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है, यही आपका गलत, ठीक है। इसको संयुक्त समिति यानी कि संयुक्त समिति ज्वाइंट कमेटी के पास इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको लेकर विशेष पावर किसके पास होता है, सिर्फ लोकसभा, ठीक है। चलिए तो आपका ये गलत है, तो परिभाषा पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 110, कहाँ रखेंगे तो लोकसभा में, ठीक है। चलिए अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978 के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। जो मेनका गांधी वाद है, इस मेनका गांधी जो वाद है, इस मेनका गांधी वाद में ही कहा गया था कि जो विदेश यात्रा है, जो विदेश यात्रा है यानी कि जो विदेश घूमने का जो अधिकार है, वो विदेश घूमने का अधिकार क्या है, हम लोग का मौलिक अधिकार। विदेश घूमना भी अनुच्छेद 21 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न बोला है कि इसमें क्या बातें कही गई है। इसमें बोला है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 अपरिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला है यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है, ये भी कथन आपका सही है। उसके बाद बोला है निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभियुक्त के लिए विरुद्ध पक्षपात नहीं होता है, कथन सही है। लेकिन थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, इसमें बोला अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। सुनिए, जैसे अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है, अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की, ठीक है, जीवन जीने के अधिकार की। कोई व्यक्ति हमारा प्राण नहीं ले सकता है, ना हम किसी का प्राण ले सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। और जो जीवन जीने के अधिकार में मूल अधिकार का शामिल नहीं है, ये किसमें दिया गया, ये बात है आपका ज्ञान कौर बनाम पंजाब, ये केस अलग है, यह है ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार, ठीक है। और इसमें दिया गया था, ये जो इसमें कहा गया था कि जो भारत में जो इच्छा मृत्यु है, भारत में इच्छा मृत्यु पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन हाँ भारत में क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। भारत में इच्छा मृत्यु ऐसे दो प्रकार का होता है, जिसको यूथनेसिया कहते हैं, एक एक्टिव होता है, पैसिव होता है। जो भारत में जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको मिलता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मरना है, कोई व्यक्ति बहुत क्रिटिकल स्थिति में है, तो क्या होता है उसको जो सपोर्टिंग करने वाला जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उस सबको धीरे धीरे क्या कहते हैं, खत्म कर दिया जाता है। और हाल ही में देखे होंगे किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति था जिसको अभी हाल ही में इस प्रकार का मौत अभी दिया गया है, ठीक है। ये कथन इसमें सही नहीं था, इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका आंसर हो गया डी, इसका संबंध है ज्ञान और केस से, ठीक है। चलिए अगला, चलिए बताइए क्या होगा, पढ़िए। बहुत इजी प्रश्न, पढ़िए इसको। बोला है राज्यसभा के सॉरी राज्य के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत। बोला है यह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, बिल्कुल अध्यक्ष का काम तो यही होता है, सदन की मर्यादा बने रहे। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकता है, यही आपका गलत। सुनिए ध्यान से, देखिए क्या होगा इसमें। देखिए जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त सत्र या फिर संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जो होता है, संयुक्त बैठक सिर्फ संसद में होता है। संयुक्त बैठक जिसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में, तो संयुक्त बैठक सिर्फ लोकसभा और किसका होता है, राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक को लेकर अगर किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति क्या बुला लेता है, संयुक्त बैठक बुला लेता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा के अध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि राज्य की कंडीशन में लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद तो है ही नहीं कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, सिर्फ कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। तो ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राज्य में क्या होगा, विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं होगा। तो कौन सही नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डी। संयुक्त बैठक सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को लेकर ही होता है, और अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुका है, 3 बार हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला है मिलाना है।
और ये सब पंचायतों से संबंधित है समितियां। ये सारी समिति का संबंध आपका पंचायत गठन से। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। और भारत में पंचायत की शुरुआत हुआ है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से, और उद्घाटन करने वाले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। ठीक है। और पंचायत को लेकर जो है अलग अलग समितियां के अलग अलग समय पर निर्माण हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बना है कब 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति बना है 57 में, यानी ई का क्या हो जाएगा 4। ई का 4 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? छट गया ऑप्शन। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ है? 1957 में हुआ है। और बलवंत राय मेहता को कहा जाता है कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उसका कौन है? जनक है। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर, और एल.एम. सिंघवी समिति बना आपका 1986 में। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात किया था, और जो अशोक मेहता समिति है इसकी स्थापना हुआ है 77 में हुआ है, लेकिन रिपोर्ट दिया 1978 में, ऐसे गठन हुआ 77 में ही। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका है जे.वी.के. राव समिति। जे.वी.के. राव समिति बना 1985 में, हनुमंता समिति बना 1984 में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है। और इन सब समिति का संबंध है पंचायत से, और पंचायत कहाँ करना है? 73वां संविधान संशोधन 1992, और ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। पंचायत के लिए अनुसूची है 11वीं, और पंचायत को विषय दिया गया है कुल 29 विषय, और पंचायत गठन है अनुच्छेद 40। पंचायत के गठन की बात करता है अनुच्छेद 40। ठीक है। चलिए, अगला है ज्वार भाटा के समुद्र के स्तर का उतार चढ़ाव है जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी घूर्णन के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। ये कथन आपका क्या है? सही है। समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, समुद्र का लहर जो आगे बढ़ता है और पीछे हटता है, तो ज्वार और भाटा। और इसके बाद बोला है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये तो सही बात है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन इसका ज्वार भाटा से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। कथन तो आपका दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण ये सही नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। ठीक है। अगला है मिलाना है। जो डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट अमेरिका का शहर है जो मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। एंटवर्प जो आपका बेल्जियम में पड़ता है आपका हीरा तराशने के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का हीरा नगरी कहा जाता है एंटवर्प को, और भारत का हीरा नगरी सूरत। ठीक है। चलिए, उसके बाद है टोक्यो जापान में पड़ता है, और टोक्यो जो आपका पोत निर्माण के लिए, हबिन जो आपका इस्पात के लिए। आंसर क्या होगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रही है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। एक तरफ आपका राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पे आपका गिर की पहाड़ी है। ठीक है। नीचे आपका नीलगिरी है, अन्नामलाई है, काडमम की पहाड़ी है। ठीक है। चलिए, इधर आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि है। ठीक है, जिसको हम लोग मालवा का पठार कहा जाता है। ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या बोला है? इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर। आपका कथन सही है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। प्रायद्वीप की ऊंचाई जो बोला है, इसमें क्या पूछा हमसे? गलत पूछा है। बोला है प्रायद्वीप की ऊंचाई। अच्छा, इसमें पूछा है अच्छा कौन सही नहीं है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है। इसमें कौन सही नहीं है, तो आपका ये तो सही है। ठीक है। इस बात बोला है कि प्रायद्वीप, कौन गलत हमसे पूछ रहा है कि प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसका बोला है इसके पूर्व में गिर की पहाड़ी और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी। सही है। पूर्व में क्या है? अच्छा, क्या बोला है? इसके पूर्व में गिर की पहाड़ी और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी। गलत है ना, ये उल्टा बोला है कि पूर्व में क्या है? राजमहल की पहाड़ी, और पश्चिम में क्या है? गिर की पहाड़ी। ये क्या है आपका? गलत है। अच्छा, और क्या बोला है कि प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। आपका कथन सही है। ठीक है, ये आपका सही कथन है। ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें नहीं, इसमें गलत है आपका। इसमें बोला हमसे गलत चुनने के लिए, इसमें तीन वाला कथन आपका गलत है। और ऊंचाई जो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ये कथन आपका सही है। और ये जो बोला है इसकी ऊंचाई इतना है, ये लगभग इसी आपका गलत है। ठीक है, ये वाला ऊंचाई। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और सही कर देते हैं इसको थोड़ा सा, आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसका आंसर कर लेना है 1 और 3। अभी 2 प्रश्न पूछ रहे। प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी क्या बोलते हैं? अनाई मुड़ी।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुड़ी। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय पठार। इसमें 1 और 3 आपका गलत है, बाकी दूसरा वाला क्या है? सही है। ठीक है, अगला, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो ऑप्शन से फट रहा होगा। दिहांग और लोहित का नदी कहाँ चलेगा? अरुणाचल प्रदेश और कहाँ? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को असम अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का नाम क्या है? लोहित। और इस लोहित नदी पर है आपका भूपेन हजारिका पुल, जो ढोला से कहाँ है? सादिया, या इसको बोलते हैं भूपेन हजारिका पुल, ढोला सादिया, और ढोला से आपका सादिया से धुबरी तक है। ठीक है, चलिए अगला, क्या चीज? हाँ, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अगला मिलाना है। और ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन ने लगभग भारत की जलवायु को लगभग 9 भागों में बांटा ही है, उसी में आपसे पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए मिलाना है इसका आंसर 31 का। चलिए, तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो BWHW है, ये आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, सॉरी राजस्थान, सॉरी सॉरी, ये आपका होगा राजस्थान का सबसे पश्चिमी भूभाग। उसके बाद ध्यान रखना आपका AS, तो जो AS वाला हिस्सा है, ये AS वाला हिस्सा, ये AS जो है आपका पाया जाएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो A का होगा 3 और D का होगा 4। A का 3, D का 4, क्या होगा? ऑप्शन C होगा। ठीक है, अब सुनिए, बाकी मिला लीजिएगा इसको। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिए ध्यान से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जाता है बिहार, बिहार है यानी कि उत्तर बिहार, बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम बिहार के जो आपका मैदानी वाला हिस्सा है, सॉरी भारत के जो मैदानी वाला हिस्सा हम उसकी बात करें, ये किस में आता है? ध्यान रखना, CWG। फिलहाल ये इसको याद रख लीजिए, किसी टॉपिक में हम लोग कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है बिहार के बारे में, बिहार जो है, बिहार कोपेन के हिसाब से किस में आता है? CWG में आता है। रट लीजिएगा, कई बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है बिहार किस में आता है, तो CWG में आता है। ठीक है, बाकी यह सबका मिलेगा कोरोमंडल तट पर मिलेगा। और भारत में उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा होता है कोरोमंडल तट पर। और कोरोमंडल तट बोलते किसको है? तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, अगला है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा है। यह सामान्यतः मृत्तिकाएं गंभीर और अपरगम होती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात पाई जाती है। कौन है ये कौन सी मिट्टी है? बताइएगा। किसकी बात किया है? महाराष्ट्र की, गुजरात की बात किया। जहां महाराष्ट्र गुजरात है, कौन सी मिट्टी हो गया? काली मिट्टी। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगा। रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। बिना जुताई वाली मिट्टी बोलते हैं काली मिट्टी को। और काली मिट्टी को पानी पड़ने पे क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है ये। ठीक है, और ध्यान रखना है काली मिट्टी में कपास खेती करते हैं, काली मिट्टी में होता है कपास खेती। सबसे अधिक वर्षा किसको चाहिए? लेटराइट मिट्टी को। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? केरल में। तट का नाम क्या होगा? मालाबार तट होगा। लेटराइट मिट्टी में आपका रबर खेती होगा, चाय खेती होगा, कॉफी खेती होगा। ठीक है, चलिए अगला मिलाना है। क्रांति दे रखा है, तो गोल्डन क्रांति यानी स्वर्णिम क्रांति का संबंध आपका बागवानी और शहद से। ठीक है, ग्रे क्रांति यानी हो गया आपका उर्वरक, पीली क्रांति हो गया आपका तिलहन, अब काली क्रांति हो गया पेट्रोलियम। क्या जगह आंसर मिला लीजिए। क्या होगा आंसर? D, C। एक का गया 2। अच्छा अच्छा, मिला लीजिए। ये अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है नहीं। 2 4 1 3, चलिए हो गया आपका C। चलिए, और इसी तरह अगर हम पूछते हैं श्वेत क्रांति, दूध उत्पाद, ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पाद, ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पाद। ठीक है, और भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न फसल। हरित क्रांति खाद्यान्न फसल, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य, मछली से। हीरालाल चौधरी, नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा है। एक तरफ दे रखा है बॉक्साइट, एक तरफ दे रखा है अभ्रक। और हमें पता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है?
उड़ीसा में। अभ्रक का कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दोनों कथन आपका सही है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा है, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए ये आपका सही है। और बाकी झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में आपका क्या है? झारखंड में आपका है कोयला यानी कि झरिया। झारखंड में झरिया का क्षेत्र है कोयला के लिए। झारखंड में आपका नोआमुंडी है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम है, जो नोआमुंडी है आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह एस के लिए। ठीक है, झारखंड में आपका जादूगोरा है, जो किसके लिए? यूरेनियम के लिए। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। इसके अलावा राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। राजस्थान का उसके बाद जावर, जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा के लिए। राजस्थान का जावर सीसा जस्ता के लिए, चांदी के लिए। इसके बाद राजस्थान का डेगाना प्रसिद्ध है किसके लिए? टंगस्टन के लिए। डेगाना प्रसिद्ध आपका टंगस्टन के लिए। ठीक है, डेगाना आपका हो गया टंगस्टन। ठीक है, डेगाना की खान टंगस्टन। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए। ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा भी किसके लिए? हीरा के लिए। आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा हीरा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद की अंतर्विष्ट होते हैं, ये भी सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, सही है। और भारतीय कोयला में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही। ठीक है, और कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम कोटि का एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का पीट। सर्वाधिक उत्पादन बिटुमिनस का। उसके बाद भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट को। कोयला का सबसे अधिक भंडार है झरिया में। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? वर्तमान की बात करेंगे तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी करता है, उड़ीसा भी करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो प्रतिशत ऑर्गेनिक बन गया है, जहां खेती सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से प्रयोग नहीं होता है, वो कौन है? लक्षद्वीप। जिस प्रकार भारत का 100% जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। भारत का 100% जैविक राज्य आपका सिक्किम। सिक्किम को सन 2016 में ही घोषित किया गया है भारत का पहला जैविक राज्य। राज्य की बात होगा तो सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश की बात होगा तो लक्षद्वीप। दोनों क्या है? दोनों है आपका ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, चलिए अगला है आपका करंट का प्रश्न। ठीक है, बनाइए क्या होगा आंसर। चलिए, प्रश्न दे रखा है इसमें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के विकास के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ध्यान रखना आपको, रूस। ठीक है, प्रश्न आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुआ है 1995 में। इसका मुख्यालय आपका है दिल्ली में। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में, मुख्यालय आपका नई दिल्ली। ठीक है, भारत सरकार 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखना आपको, 1000 मेगावाट, 1000 गीगावाट। ठीक है, अगला है केंद्रीय कौशल और उद्यमिता मंत्रालय किसके उद्योग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया? ध्यान रखना उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। उसके बाद आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। ठीक है, और केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई। ठीक है, अगला है नेक्स्ट, दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन, अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका है राष्ट्रपति भवन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अगला है मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? बताइए, जैव ईंधन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तीसरा, सही है, तीसरा है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के प्रति वर्ष घोषित किया? बताइए, प्रश्न बताया गया, ग्लेशियर का वर्ष किससे घोषित किया गया? ध्यान रखना है, कौन सा है? 2025। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय किसान का वर्ष, किसानों का वर्ष किसको घोषित किया गया है? 26 को, किसानों का वर्ष 2026। ठीक है, ग्लेशियर का वर्ष 2025, किसान के लिए, महिला उद्यमियों के लिए 26। ठीक है, भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? ध्यान रखना आपको, नर्सिंग की बात आया क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यही है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्रिमिया युद्ध। ठीक है,
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ध्यान रखना ये पुरस्कार है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन। अगला बिम्स्टेक का प्रश्न और लेंगे आगे, ठीक है। अगला है अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा विधेयक पारित किया गया, वक्फ विधेयक 2025। मुस्लिम के लिए जो वक्फ विधेयक है ये वाला पारित किया गया है 25 में। अगला है एकीकृत पेंशन योजना में, यूपीएस इसको बोलते हैं, यूपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति हो जाता है तो उसे न्यूनतम 50,000 रुपये पेंशन मिलेगा तो नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे। तो 25 वर्ष सेवा पूरी करने के बाद इसमें राशि फिक्स नहीं किया गया, उसमें कहा गया है कि जो पिछला जो 12 महीना होगा उस 12 महीना के दौरान जो भी सैलरी होगा उसका एवरेज मिलेगा आपको, ठीक है। फिक्स राशि इसमें नहीं किया गया, आपका गलत ये कथन है। उसका 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारी न्यूनतम 10,000 रुपया राशि सुनिश्चित करने का भुगतान करने का मासिक, ये आपका सही, ठीक है। केवल होगा इसका 2, ठीक है। बिजिंगम जो ये आपका बंदरगाह है और ये केरल में बन रहा है और ये तिरुवनंतपुरम में है, ये आपका सही है। और इसका प्राकृतिक डीप ड्राफ्ट मतलब इसकी गहराई 40 मीटर है, नहीं लगभग 20 से 24 मीटर है, ठीक है। ये आपका गलत है, केवल होगा आंसर इसका 1, ठीक है, केवल 1। अगला वेब्स 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। जो वेब्स है, ठीक है, तो आपका ऑडियो विजुअल इवेंट जो आपका ये जो प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, ये जो हुआ है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं किया, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, ठीक है। आंसर होगा केवल 1, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट सी क्योर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसे स्वीडन में लॉन्च किया गया है, गलत है, इसके स्वीडन ने बल्कि यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया इसको। और इसे समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया, बिल्कुल। समुद्र के जल से जो वहां पे उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर घुला हुआ है उसको खींचने काम करेगा ये, ठीक है, ताकि उस जल के प्रदूषण को कम किया जा सके। तो समुद्री जल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया, आपका कथन ये सही है, केवल 2 इसका आंसर है। इसको स्वीडन नहीं बल्कि इसको लॉन्च किया है यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। रक्षा मंत्रालय द्वारा 24 जून 2025 के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार अब 3 सेनाओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है, बताइए। पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए। तीनों सेनाओं को निर्देशन देना है, तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेट स्थापित करना, उसके लिए क्या सीडीएस का पद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, ठीक है। और वर्तमान के सीडीएस कौन है, पहले भारत के पहले सीडीएस का नाम क्या था, बिपिन रावत, ठीक है। वर्तमान सीडीएस कौन है, एन राजा सुब्रमण्य वर्तमान के सीडीएस है, ठीक है। और तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उस राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद किया है, कौन है वो, उल्लास मिशन। नव भारत साक्षरता मिशन के तहत तो मिजोरम को क्या घोषित किया गया है, पूर्ण साक्षर राज्य। तो ध्यान रखना है मिजोरम तो है ही, मिजोरम के अलावे कौन है, गोवा। उसके बाद कौन है, मिजोरम, त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको अब आपने इसमें और शामिल हो चुका है कौन, इसमें आपका एक और राज्य शामिल हो चुका है, इसमें जो है आपका हाल ही में उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है, हाल ही में उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है, इसमें सिक्किम को भी शामिल किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन आपका, लद्दाख है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लद्दाख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए क्या क्या हो गया आपका, मिजोरम है, गोवा है, और कौन है, त्रिपुरा है, इसके अलावा एक और ध्यान रखना। उसके बाद क्या, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अभी वर्तमान में इससे पहले कौन हो चुका है, सिक्किम, और कौन हो चुका है, उत्तराखंड। क्या राज्य हो गया, 6 हुआ क्या, हाँ। वर्तमान में पूर्ण साक्षरता जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसमें 15 वर्ष से अधिक जो उम्र है, 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी बच्चे उसके साक्षरता की गणना हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या है कि आपका 6 राज्य लगभग हो चुका है। वर्तमान में नया कौन बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन आपका, लद्दाख। ये भी आपका पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया इसको। अगला, उस मिशन का नाम बताइए जो सुमांशु शुक्ला को लेके गया है, कौन है वो, एक्सियोम मिशन। एक्सियोम मिशन के तहत सुमांशु शुक्ला गए हैं अंतरिक्ष में, और इस अंतरिक्ष में जाने वाले ये बन गए दूसरे भारतीय। पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बने सुमांशु शुक्ला। इसका संबंध कहाँ से, लखनऊ से, लखनऊ के रहने वाले हैं सुमांशु शुक्ला, ठीक है। और इनको एक पुरस्कार भी दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा,
बताइए। शांति क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार दिया गया है इसे, सुमन शुक्ला को। अगला है Y35 पहल के अंतर्गत निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे WHO द्वारा लॉन्च किया गया है और यह पहल 2035 तक प्रति व्यक्ति नमक का सेवन 5 ग्राम तक सीमित करने का आग्रह किया है। दोनों कथन आपका सही, ठीक है। Y35 पहल के तहत जो है इसको शुरुआत किया WHO का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ है WHO का, और उसका मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय आपका है जेनेवा में, ठीक है। चलिए अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले जुलाई 2025 में कौन से दो देश आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का जो बैंक उसको NDB कहते हैं, नया बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका बैंक है, ब्रिक्स का, ठीक है। और इसमें शामिल कौन हो गया है? इंडोनेशिया और सऊदी अरब, ठीक है। और ब्रिक्स के 10वां सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? इंडोनेशिया को, ठीक है, इंडोनेशिया को, ठीक है। अक्टूबर 25 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए कौन है? पहले बताइए, RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। और डिप्टी गवर्नर बनाया गया किसको? शिशिर चंद्र मुर्मू को। शिशिर चंद्र मुर्मू को बनाया गया डिप्टी गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर शिशिर चंद्र मुर्मू। RBI के पहले गवर्नर थे ओस्मान स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI की स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। चलिए, RBI भारत का एक केंद्रीय बैंक। अगला है भारत का शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट इसको बोलते हैं। तो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल किया है, कहाँ है ये बताइएगा? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, कोलम घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। नामदफा मॉलिंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व में कितने? 18। यूनेस्को में कितना शामिल था? 12। और 12 प्लस 1 हो गया 1, कितना हो गया? 13। और 13वां कौन है आपका? है 13वां कौन बन गया है? शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट धारणीय विकास की अवधारणा पर बल देता है? तो कौन है वो? ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट आया है इसके लिए कमीशन बना था और ये रिपोर्ट पेश किया गया 87 में। 87 में कमेटी बना था। ब्रुटलैंड आयोग की स्थापना 83 में हुआ, रिपोर्ट दिया 87 में। और इसके रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी बात किया गया आपका किसका? SDG की बात किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किया गया। जो कितनी गोल है? 17 गोल है। कब से कब तक है? 2015 से लेकर 2030 तक। कितना गोल है? 17 गोल है, ठीक है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। चलिए, UNDP की स्थापना हुआ है 1965 में और UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है किसका? SDI या SDR रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा 10 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। UNDP का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। फिर अगला है पेट नेशनल नेट होगा, पेट लिख दिया यहाँ पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध। तो अगर हमें शुद्ध बनाना है, अगर हमें ग्रॉस को बनाना है शुद्ध यानी सकल को बनाना है क्या? अगर हमें सकल को बनाना है क्या है? शुद्ध बनाना है। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अगर हम शुद्ध बनाना है तो सकल को शुद्ध बनाना है क्या करते हैं? उसमें मूल्यह्रास घटा देते हैं। मतलब उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो भी टूट फूट होता है, जो भी हानि होता है, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास कहते हैं। तो टोटल में से मूल्यह्रास घटा देंगे क्या निकल जाएगा? नेट निकल जाएगा। हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यह क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस। तो ग्रॉस को बनाना है नेट। तो ग्रॉस नेट कब बनेगा? जब क्या घटा देंगे? डेप्रिसिएशन यानी क्या घटा देंगे? मूल्यह्रास। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा घटता है किसमें? ग्रॉस में। तो अगर हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो बच जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं NNP। और NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही कहते हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। और भारत में जो पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति है राष्ट्रीय आय का आंकलन करने का प्रयास किया था वो थे भारत के कौन? दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, 1867-68 में। और उसमें प्रति व्यक्ति आय बताए थे भारत में 20 रुपया। उसके बाद 1932 में 31-32 में प्रोफेसर VK RV राव के द्वारा बताया गया था, ठीक है।
क्या हो गया? चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक है? कौन है? एम विश्वेश्वरैया। इनके द्वारा पुस्तक का नाम लिखा गया है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एम विश्वेश्वरैया को बोलते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए। और भारतीय आर्थिक नियोजन की शुरुआत किया गया है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कथन कौन सा सही है? तो बोला है इस योजना का प्रारूप केवल, ये वर्ड जो केवल है, केवल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल नहीं, केवल जो वर्ड बोला यहाँ पे कंफ्यूज करा दिया। अगर सिर्फ बोलता कि अगर इस योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया तो आंसर सही होता है, लेकिन केवल बोल के प्रश्न को फंसा दिया। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे और भी अर्थशास्त्री थे, तो उनका भी इनमें सहयोग लिया गया। ये कथन आपका गलत है। इस योजना में औद्योगिकरण विशेषकर भारी उद्योग बल दिया गया, क्या सही है? केवल दो क्या है? सही है। और ये दूसरा पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक? 1956 से कब तक? 61 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में अलग अलग क्षेत्र पर क्या होता है, लौह इस्पात उद्योग की क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, राउरकेला, राउरकेला, भिलाई। चलिए अगला मिलाना है भिलाई। एक का हो जाएगा आपका डीटी लग रहा है ऐसा। ध्यान रखना, सबका संबंध किससे? गरीबी से। इन सबका संबंध है गरीबी के मापने से। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, डीटी लकड़ा वाला समिति। और ध्यान रखना है कि वाई के अलग समिति इसी के द्वारा किया गया था कैलोरी माप। 2400 कैलोरी किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और 2100 कैलोरी किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, वाई के अलग समिति, और गठन अलग हुआ है, रिपोर्ट इन्होंने अलग अलग दिया है। ठीक है, थोड़ा हम फटाफट बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज्यादा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे संबंधित है? तो महिलाओं और एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से स्टैंड अप इंडिया। और स्टैंड अप इंडिया की जो शुरुआत हुआ है आपका हुआ है 5 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुआ है 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य यही है, महिलाओं एससी एसटी को उद्यमिता को बढ़ाने के। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना जो आपका 2018 में शुरू हुआ है, और इस योजना में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज होगा। नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार। बस यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन था, प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति परिवार कितना रुपया मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। ये तो गलत हो गया, सही है ये। ठीक है, 40-60 के रेशियो में जाएगा ये, केवल आपका 2 सही। ठीक है, एमएसएमई, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि माइक्रो स्मॉल एंड, हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है एमएसएमई। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला है विद्युत ऊर्जा। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित, बताइए क्या सही है? देखिए, पहला बोला है विद्युत ऊर्जा किलोवाट क्या है? घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और इसे ही कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक बोलेगा तो बोलेंगे आंसर किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट बिजली गया, इसका मतलब इतना 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 जूल ऊर्जा खपत हुआ है। ठीक है, विद्युत विभव का मतलब होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत बल को मापते हैं हम लोग, न्यूटन से भी मापा जाता है विद्युत बल को, किलोवाट नहीं। शक्ति की मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति की मात्रा क्या है? वाट। और 1 हॉर्स पावर में 740 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 740 वाट, आंसर होगा केवल 1। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किसने किया है? सीवी रमन ने किया है। कौन गलत है हमसे पूछा है, ये आपका सही है। एक्स किरण की खोज, एक्स किरणों का विवर्तन पूछा है। एक्स किरण खोज बोलता है तो बोलते रोंटजन। एक्स किरण विवर्तन खोज किया है मैक्सवेल, सही है ये। जीवन इफेक्ट हाइड्रिक लॉरेंस किया है। और क्वांटम मैकेनिक्स की खोज गैलीलियो गैलीली की, आपका गलत है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हाइजेनबर्ग, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसमें। ठीक है, उसके द्वारा किया गया। क्यों एक साइंटिस्ट के द्वारा ये नहीं खोजा गया, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसमें। गैलीलियो गैलीली के द्वारा क्या किया? दूरबीन, दूरबीन खोज किसने किया है? गैलीलियो ने किया। ठीक है, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों क्या करता है? पीछे खींचता है। सिंपल सी बात है। न्यूटन गति कौन सा नियम? दूसरा नियम क्या होगा? संवेग में परिवर्तन के दौर को क्या करेगा? वो कम करेगा। तो अगर ये ऐसे दे दिया जाए कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी जो है
कैच लेते समय अपने हाथों क्या करता है, नीचे पीछे करता है, क्या करता है वो, समय को दर को घटाने के लिए, क्योंकि जब समय बढ़ेगा तो बल क्या लगेगा उस पर कम लगेगा, ठीक है, समय बढ़ेगा तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, यही आपका न्यूटन गति का दूसरा नियम। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। केंद्राभिमुखी बल, इसी को बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल किसके उत्तरदायी है, तो किसी भी वृत्ताकार पथ पर अगर किसी को घूमना है तो कौन सा बल चाहिए इसको, केंद्र की ओर जो बल लगता है इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो किसी वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ पर घूमना है तो कौन सा बल चाहिए, केंद्राभिमुखी बल, इसी को बोलते हैं क्या, अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, चंद्रमा, किस बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। और जितने भी ग्रह हैं किसका चक्कर काटता है, सूर्य का, ग्रह काटते हैं सूर्य का चक्कर, किस बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है कैपिटल G, ठीक है, कैपिटल G m बटे r स्क्वायर, या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है F बराबर कैपिटल G, अगर दो वस्तु है m1 m2 बटा होता है r स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल G F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो बोला क्या है, यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो r क्या है, दो वस्तु, ऐसा मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु आपका m1 है, ये वस्तु आपका m2 है, ठीक है, और इसके बीच का दूरी r है। तो अगर इसके बीच के दूरी को अगर देखिएगा, दूरी और बल में क्या है, उल्टा रिलेशन है, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। बोला है उसके बीच की दूरी क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, अगर इसको दुगुना कीजिएगा तो r के बदले क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बोला है, इन दोनों के बीच पर बल क्या होगा, सिंपल सी बात है, सुनिए ध्यान से, ये आपका 4 गुना ये बढ़ेगा तो बल क्या होगा, 4 गुना घटेगा, आंसर क्या होगा बताइएगा, गुरुत्वीय बल में क्या होगा, 4 गुना कमी आएगा, ठीक है। चलिए अगला, एक प्याले में स्थिर अवस्था में, एक प्याला जो है स्थिर अवस्था में, इसमें कोई तरल भरा हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है, बोला है तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है, बिल्कुल नहीं, जब दाब जो होगा अंदर की ओर क्या लगेगा, जहाँ पे रखा हुआ वस्तु है सबसे नीचे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा उसमें ज्यादा होगा, एक समान तो नहीं होगा ये। इसका बाद बोला है दाब जो है दीवारों पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, जो बर्तन का जो दीवार है यहाँ पे क्या लगेगा, दाब लगेगा, और दाब जो है तरल में प्रत्येक जगह रहता है, बिल्कुल दाब ज्यादा कहाँ का होगा, जहाँ पे ये वस्तु यानी जैसे मान लीजिए पानी रखा हुआ है, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, नीचे होगा प्रेशर, और बाकी आसपास में भी प्रेशर होगा, तो दाब तरल में प्रत्येक जगह पे होता है, बिल्कुल होता है, 2 और 3 क्या है आपका सही। त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो त्रिक बिंदु क्या है, किसको बोलते हैं, तो जब कोई वस्तु चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, तीनों एक अवस्था मौजूद हो, उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु, और खास करके जो पानी है, पानी द्रव अवस्था में भी होता है, ठोस अवस्था में भी होता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों को, अंगीय संरचना को बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का उपयोग करती है, कौन है वो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या बोलते हैं इसको, एमआरआई, एमआरआई जो करवाते हैं लोग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें क्या होता है, एमआरआई जांच में क्या होता है कि शरीर के रेडियो तरंग का इस्तेमाल, ध्यान रखना है कि एमआरआई में किस तरंग का इस्तेमाल होता है, रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैग्नेटिक। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, पढ़िए, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन की विद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्ध्य, ये गलत है, क्या है, अनुप्रस्थ, पिछले टेस्ट में भी ये प्रश्न आया था, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ये क्या आपका गलत है, ठीक है। यौगिक के बारे में बताना है, कौन सही है, यौगिक या घटक पदार्थों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, पदार्थ, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, यौगिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जल है, जल में इसका यौगिक क्या है, फिक्स है, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, ये भी क्या आपका सही है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत अभिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, इसमें पूछा क्या है इसमें, अच्छा अच्छा, एक मिनट ठीक है, हाँ एक मिनट, इसमें बोला है, सुनिए, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़े नहीं है, सुनिए, इसमें बोला है यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, और ये क्या बन गया, जल बन गया, ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, ये क्या है, द्रव। ध्यान रखना है कि यौगिक जो होता है, यौगिक जिस चीज से बन रहा होता है वो उसका गुणधर्म नहीं बताता है, इसका गुणधर्म कौन बताता है, मिश्रण, जो आवश्यक जो घटक होता है वो मिश्रण, जैसे मान लीजिए मिश्रण, जैसे मान लीजिए आपका मिश्रण है, आपको इसमें पानी है, इसमें नींबू है, इसमें नमक है, इसमें जो भी चीज डाले हैं सबका गुणधर्म आपको देखने को मिलेगा, उसमें नमक का भी टेस्ट आएगा,
नींबू का भी टेस्ट आएगा, सबका टेस्ट आएगा, लेकिन ध्यान रखना है यौगिक में जो होते हैं, यौगिक के जो भी घटक होते हैं उसका गुणधर्म वो बताता नहीं है। हाँ, इसमें ध्यान रखना ये कथन आपका गलत है, ये सही है और ये सही है, बी और सी क्या है आपका सही है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में बताना है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। जब किसी वस्तु को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? वो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाएगा। बोला इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही है। और सूर्य का प्रकाश भी किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। तीनों कथन आपका सही है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश भी किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य का प्रकाश ही प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, बुझा हुआ चूना के विलयन से दीवारों में पुताई सफेदी करने 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है? समझ लीजिए, देखिए ये है आपका कली चूना, मार्केट से खरीद कर लाए कली चूना। ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना, किसमें डाल दिए? पानी में। ठीक, तो क्या बन गया? ये बुझा हुआ चूना बन गया। ठीक, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन, या इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या इसको बकरा चूना कहते हैं। अब जब दीवार पर हम जो पेंट करेंगे, चुनटेंगे दीवार, किससे चुनटेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चुनेंगे। इसलिए क्या होता है कि जब हम दीवार पे चूना लगाते हैं कुछ दिन के बाद क्या होता है, जिस दिन हम पेंट कर रहे थे चूना से, चमक उस दिन नहीं दिखाई देता है, हल्का धुंधला दिखाई देता है, मतलब पूरी तरह से एकदम चमक उसमें नहीं होता है। 2 से 3 दिन के बाद क्या आएगा? उसमें चमक आएगा। क्या चमक आएगा? सुनिए, चमक इसलिए आएगा क्योंकि ये जो बुझा हुआ चूना है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कर लेगा अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया कर लेगा तो बना देगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, और जितना इसमें पानी था सब पानी को उड़ा देगा। अब इसमें क्या बन गया? ये चूना पत्थर, जिसके कारण क्या होगा? उसमें चमक आ जाएगा। होगा क्या? जब दीवारों पे चूना करेंगे तो 2 दिन के बाद चमक आएगा। काहे कि क्या होगा कि जो जल उड़ाएगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? चूना। क्या बनेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला बोला है इसमें एसजीओ, एचजी और O2 क्रमिक अवस्था में क्या है? ठीक है, देखिए ये आपका ठोस अवस्था में है, और सुन, अब हम लोग पढ़े हैं कि जो पारा होता है किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन क्या है? गैस है, तो क्या हो जाएगा? ठोस, ये द्रव, ये क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस, ऑप्शन हो जाएगा ठीक। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी के साथ अगर ऑक्सीजन सट गया, क्या कर दिया? उसका ऑक्सीकरण करवा दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, क्या कर गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का सट गया तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन सट गया तो अवकरण। ठीक है, चलिए, जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बोला है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? बोला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया था, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन का स्थान क्या है? विवादित है। हाइड्रोजन का स्थान विवादित है, जिसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मेंडलीव को बोलते हैं आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। ठीक है, और मेंडलीव के समय उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। और उत्कृष्ट गैस को बोलते हैं नोबेल गैस, और नोबेल गैस को वर्तमान में वर्ग किसमें है? 18 में है। और हीलियम, नियन, अर्गन, क्रिप्टन, रेडन और कौन है? जेनन, वर्ग 18 में है। इसी उत्कृष्ट गैस को बोलते हैं अक्रिय गैस, इसे कहते हैं इनर्ट गैस, इसे कहते हैं नोबेल गैस। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी। ठीक है, चलिए ये सवाल का नाम दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना ये। देखिए जो आपका देखिए जो लाल सवाल है, लाल सवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी। तो 3 का क्या होगा? डी। 3 का डी कहीं दिख रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन से बता दिए। ठीक है, लाल सवाल ध्यान रखना है आपको, लाल सवाल ध्यान रखना है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। सवाल अलग अलग रंग के होते हैं, जिलेडियम, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और जो ग्रेसिलेरिया है क्या है? एक प्रकार का लाल सवाल है, इसी से अगर अगर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका फियोफाइसी है, फियोफाइसी को बोलते हैं आपका भूरा सवाल, लिमनेरिया, लिमनेरिया आपका भूरा सवाल है। और इसी लिमनेरिया सवाल से जो है, जो लिमनेरिया सवाल है आयोडीन की प्राप्ति करती है लिमनेरिया सवाल से। और हरा सवाल को बोलते हैं हम लोग जो आपका क्लोरोफाइसी है, हरा सवाल मिल जाएगा आपका साइनोफाइसी। और नील हरी सवाल का एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला रिपीट है प्रश्न, ये बताइए, मतलब इससे पहले हम लोग टेस्ट में प्रश्न कर चुके हैं, क्या होगा बताइएगा? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कौन? राइबोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? पाचन करेगा, डाइजेशन। गोल्जी बॉडी
स्मूथ क्या करेगा, लिपिड का सिंथेसिस करेगा। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी बॉडी का काम, ये क्या हो रहा है, अच्छा, गोल्जी बॉडी क्या करेगा यहाँ पे, लाइसोम करेगा। गोल्जी बॉडी की टूटने से क्या बनता है, लाइसोम। अंतःकोश के पाचन कौन करता है, लाइसोम करता है। अंतःकोश के परिवहन कौन करता है, ईआर करता है। अंतःकोश के शोषण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, चलिए आंसर मिलाइए, क्या होगा, सी। चलिए मार दीजिए। अगला, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कि प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्यक्त होना शामिल है। अगला बोला है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण संबंधित है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत है। ऑक्सीकरण नहीं बल्कि अवकरण होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से ही बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। और पेड़ पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जो होता है क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में। और हरित लवक को बोलते हैं पादप का किचन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुना जाए। प्रोटीन लगभग 30% होता है, नहीं 15%। हमारे शरीर में प्रोटीन लगभग होता है 15% होता है। ठीक है, गलत है। बाकी प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, चलिए हमारे शरीर का ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। हमारे मसल्स को बनाता है कौन है, प्रोटीन। छोटे बच्चों के लिए सबसे अधिक अवस्था में क्या चाहिए, प्रोटीन। और प्रोटीन कमी से, प्रोटीन अगर क्या हो जाएगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा बच्चा। क्वाशियोरकर और मेरास्मस बीमारी का शिकार हो जाएगा कौन, बच्चा, प्रोटीन कमी से। ठीक है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और दूर के लिए उत्तल लेंस। जरा के लिए द्विफोकल लेंस, जरा के लिए द्विफोकल लेंस। ठीक है, और उसके बाद अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। चलिए मार्स ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किस देश से है, म्यांमार से। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार के लिए। अगला प्रश्न, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी जो रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे, देखिए दक्षिण पूर्वी होगा। उत्तरी रेलवे आपका दिल्ली हो गया, ये आपका मुंबई है, यहाँ पे आपका चेन्नई है, यहाँ पे क्या है, कलकत्ता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ है, कटक में नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कलकत्ता में। आपका गलत है, एक और दो क्या है, सही है। ठीक है, चलिए कलकत्ता में ध्यान रखना है आपका, ये पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता। ठीक, उसके बाद पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय पड़ता है हाजीपुर, बिहार में हाजीपुर। ठीक है, और बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय कौन सा, उत्तर, सॉरी ये कौन सा रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका, टोटल कितना रेलवे जोन है ध्यान रखना वर्तमान में, तो वर्तमान में टोटल आपका 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 18 रेलवे जोन है। और आपका यहाँ पे है आपका दिल्ली, यहाँ पे चेन्नई है, इधर आपका कलकत्ता, इधर क्या आपका मुंबई है। ठीक है, मुंबई आपका चर्च गेट, मुंबई आपका सीएसटी, मुंबई चर्च गेट। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी आपका पड़ता है कहाँ पे, मुंबई में। इस दिन आपको ये पूरा का पूरा हम लोग करवा देंगे इस रेलवे का जो भी है। ठीक है, विश्व बैंक और आईएमएफ के संदर्भ में कथन में कौन सा कथन सही है, विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना एक साथ की गई, इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड्स जुर्मा संस्था कहते हैं, बिल्कुल सही है। स्थापना 1944 में हुआ है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में ही है। पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर कालानुक्रम प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, चलिए क्या होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, दो, अच्छा इसमें तीन है, चार किस ऑप्शन होंगे, अच्छा एक और है यहाँ, नोटा, चौथा बना लीजिएगा नोटा। ठीक है, नोटा का आजकल आया है ऑप्शन नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, जिसको नहीं डालना है वोट नोटा डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयोग हुआ आपका ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, दो। उसके बाद आपका हुआ है प्रयोग किसका, मतदाता का, दो के बाद आएगा एक। और उसके बाद हुआ है आपका किसका, वीवीपैट का, उसके बाद नोटा का, नोटा आएगा सबसे लास्ट में। तो दो एक तीन चार, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, सही है। संविधान दिवस 26 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। ठीक है,
चलिए, तो केवल कौन सही है? अच्छा, कौन सही नहीं है ये पूछा है। कौन सही नहीं है तो फिर बताइए कौन सही नहीं है। 2 और 3 सही नहीं है ये ना। आंसर हो जाएगा आपका डी। 2 और 3 सही नहीं, गलत। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश बंगाली खाड़ी से आपका बिम्स्टेक के बारे में पूछा है। ध्यान रखना है, बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की स्थापना हुआ है 1997 में। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपका है ढाका। ठीक है, बिम्स्टेक में कुल 7 देश है। ठीक है, जिसमें आपका है भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। उसके बाद है आपका म्यांमार, सॉरी, उसके बाद आपका थाईलैंड लिख लीजिएगा, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। बाफट लिखिए। तो ये चलिए, आंसर क्या होगा इसमें? अच्छा, कौन इसका सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सदस्य है? तो भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। उसके बाद आपका क्या हो गया? थाईलैंड। उसके बाद कितना देश हुआ? 3 3 6, एक म्यांमार। ठीक है, चलिए, चंद्रयान 3 बताइए कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को। एक का आ जाएगा 3। ठीक है, आदित्य L1 मिशन, ये भी आपका इसी में है, छोड़ा गया है। लाइए आंसर क्या होगा, बस। ठीक है, आदित्य L1 मिशन कब छोड़ा गया है? 2023 में। ये भी छोड़ा गया सितंबर 2023 में। ए का होगा 3 और बी का हो जाएगा ए। मार दीजिए, ये होगा ऑप्शन, ला लीजिएगा इसको। वही आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। चरमोत्कर्ष क्या होगा? चरम जोर उत्कर्ष, ऑप्शन बी। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हुए शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तत्सम शब्द। ठीक है, अगला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताइए कौन इसमें सही है? जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका का ऑप्शन सी, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैनी या मैन हैज, ध्यान रखना है, मैनी के बाद अगर ए आता है तो उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जो हैज होगा, हैज दैट फॉर हिज कंट्री। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस देश के लिए शहीद हुआ है। चलिए, इसमें माँ की आयु उसकी बेटी का आयु 3 गुना है और 12 वर्षों के बाद, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है ये ये कुछ नहीं है। ठीक है, बोला इसमें बेटी की आयु क्या है? बोला है माँ की आयु जो है बेटी की आयु से क्या है? 3 गुना है। ठीक है, मदर और डॉटर, माँ की आयु बेटी की आयु से क्या है? 3 गुना है। ठीक, उसके बाद बोला है 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु से क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी से आयु से क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद माँ का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा तरीका है बताने का, हम शॉर्ट बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे माँ और डॉटर का आयु का अंतर कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। अंतर सबसे पहले हम लोग कर लेंगे समान। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है, इसको कर लेंगे 2 से गुना। ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 2। यहाँ भी अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का है। अब सुनिए क्या बोला है कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद अगर बात करेंगे तो माँ का आयु बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? बेटी का आयु बढ़ेगा। इसको ना कर दीजिए, शॉर्ट में बता रहे आपको। ठीक है, तो 3 दूना हो गया 6, इधर कितना हो गया? 4। 6 में 4 के कितना बचा? 2। उसके बाद 12 चौके 48, 12 दूना 24, कितना बचेगा यहाँ पे? 24। एक आंसर कितना आ गया? 12। हमसे पूछा है बेटी का, बेटी का कितना है? एक। आंसर हो जाएगा इसका 12। ऐसे और भी तरीका है इसको बताने का, हम किसी बताएंगे इसको। ठीक है, शॉर्ट में बताएं आपको ये। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आंसर हो जाएगा इसका 12 वर्ष। ठीक है, और वही अगर माँ क्या पूछा कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 3 हो जाएगा तो 12 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है,
एक खुदरा विक्रेता 250 रुपया में एक रेडियो खरीदता है, कितना में खरीदा है? 225 रुपया में खरीदा। इस पे खर्चा कितना किया? 15 रुपया। कितना रुपया का टोटल? 240 रुपया, यानी कितना कॉस्ट पड़ गया? 240 रुपया, यानी सीपी कितना हो गया? 240। ठीक, अब बेच कितना में दिया? 300 रुपया। खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितना हुआ प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट हुआ? 240। कितना हुआ? 60 का प्रॉफिट। कितना हुआ? तो किस पे हुआ? 240 पे। क्रॉस कर देंगे तो 60 चौके 240 और 4 कितना? 25। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 25%। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 25%। ठीक है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग चाहिए आपको, सब लगभग पूर्ण वर्ग हमें खोजना है जो पूरी तरह से वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, और किससे विभाजित होना चाहिए? 3, 4, 5, 6, 8 से। ऐसे ऑप्शन से बना सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 3600। डिवाइड करके देख लीजिए, कट जाएगा 3600 सबसे। ठीक है। महिला शतरंज में किसका नाम आता है? कोनेरू हम्पी का। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विद्वान जगदू 58वां दिया गया, बिल्कुल सही है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ 1961 में, पहली बार दिया गया 1965 में, दिया गया जी शंकर ग्रुप को। पहली बार दिया गया जी शंकर ग्रुप को, मलयालम भाषा के लिए दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कुल 23 भाषा में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है कुल 23 भाषा में। और 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 59वां दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। 58वां दिया गया था इनको। ठीक है, लिख लीजिएगा। नौकर की कमीज, ठीक है, दरवाजे, दीवार में खिड़कियां, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, समय ज़्यादा हो गया। चलिए, इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, और बाकी अगले टेस्ट में हम लोग मिलेंगे। अगला टेस्ट हम लोग का चौथा नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस टेस्ट को बना लीजिए, और टेस्ट को बनाने के बाद आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। आपका लिंक दिया जाएगा आपको, आप सारे लोग लिंक पे क्लिक कर देंगे, और सभी लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।